हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिपल ई टेक सोल्यूशन में। आज आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जेईई इलेक्ट्रिकल का प्रीवियस ईयर पेपर जो है 24 मार्च 2021 फर्स्ट शिफ्ट का। इसमें इसमें हम डिस्कस करेंगे 1 से 50 क्वेश्चन तक और इसके अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे 50 से 100 तक। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। ट्रिपल पोल विथ न्यूट्रल एमसीबी होता है, मार्केट में उसकी हाईएस्ट रेटिंग कितनी होती है ये हमें बताना है। तो ऑप्शन है 189 एम्पियर, 252 एम्पियर, 126 एम्पियर, 63 एम्पियर। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट है। 63 एम्पियर तक की रेटिंग के स्विच हमें मार्केट में मिल जाता है। अब देखिए हम डिस्कस करते हैं एमसीबी के बारे में। ये जो एमसीबी होता है इसकी फुल फॉर्म होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। देखिए जो एमसीबी होती है इसे एनर्जी मीटर के बाद हम लाइव वायर से कनेक्ट करते हैं ताकि जब ओवरलोड की कंडीशन आए, ओवरलोड मतलब जिसमें एक्सेसिव करंट फ्लो हो जाती है, एक्सेसिव करंट फ्लो होगी तो ये पहले ही शट डाउन हो जाएगा और जो हमारे अप्लायंसेस होंगे उनको जलने से बचा देगा। तो इसे एज ए प्रोटेक्टर यूज करते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प यूज द फिनोमेना ऑफ फ्लोरेसेंस। निम्न में से कौन सा लैंप है जिसमें फ्लोरेसेंस का फिनोमेना यूज होता है। तो ऑप्शन है सोडियम वेपर लैंप, फ्लोरेसेंट लैंप, नियॉन लैंप, हेलोजन लैंप। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे नाम से ही पता लग रहा है कि जो फ्लोरेसेंस का फिनोमेना होता है वो फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में, फ्लोरेसेंट लैंप में यूज होता है। अब देखिए जो ये फिनोमेना ऑफ फ्लोरेसेंस होता है ये होता क्या है। देखिए ये जो फ्लोरेसेंस है ये किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसमें जब किसी भी एक सोर्स से हमें जो भी रेडिएशन मिलता है, रेडिएशन, तो जैसे ये रेडिएशन इस मटेरियल पे स्ट्रक होगा तो यहाँ पे लाइट एमिट होगी और ये लाइट तभी तक एमिट होगी जब तक ये रेडिएशन इस पे पड़ता रहेगा। जैसे ही रेडिएशन हट जाएगा उसके विद इन 10 सेकेंड में ये जो लाइट एमिट हो रही है ये बंद हो जाएगी। तो इसका मतलब जो इसका टर्न ऑन और टर्न ऑफ टाइम होता है वो भी फास्ट होता है। फाइंड द अप्रोप्रिएट कलेक्टर करंट इन द गिवन ट्रांजिस्टर सर्किट। टेक बीटा इक्वल्स टू 100। तो देखिए यहाँ पे हमें कलेक्टर करंट निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि जो एमिटर करंट होती है वो होती है बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। अब देखिए कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का जो करंट गेन होता है बीटा, तो बीटा होता है हमारा आईसी अपॉन आईई, आईसी अपॉन आईबी। तो इसका मतलब ये है कि जो आईसी होगा उसे हम बीटा आईबी लिख सकते हैं। अब देखिए इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम इस वाले में केवीएल लगाएंगे। अब देखिए केवीएल हमने शुरू किया इस 10 से, तो ये 10 से करंट फ्लो होगी तो यहाँ पे हम इसे -10। यहाँ देखिए आईबी आरबी, आरबी का तो ये हो जाएगा प्लस आईबी आरबी और प्लस वीबीई इक्वल्स टू 0। अब देखिए हम इनका मान रख लेते हैं। यहाँ पे हमें एक मेगा ओम दे रखा है आरबी की वैल्यू, तो ये हो जाएगा आईबी 10⁶। अब देखिए जब हमें दिया नहीं हो वोल्टेज का मान तो हम इसे डायोड को एक सिलिकॉन का बना हुआ मान लेंगे और सिलिकॉन के लिए जो इसकी ब्रेक ओवर वोल्टेज होती है उसे हम 0.7 लिखते हैं। तो यहाँ पे हम इसे 0.7 लिख लेंगे और इसको फर्दर सोल्व करके ये आ जाएगा 9.3 अपॉन 10⁶। तो ये हो जाएगा 9.3 इंटू 10⁻⁻6। अब देखिए इस वाले फॉर्मूले में रखते हैं IC इक्वल्स टू 100 इंटू 9.3 इंटू 10⁻⁻6। अब देखिए ये हो जाएगा 0.93 10⁻³ और इसको लगभग मैं लिख सकती हूँ 1 मिली एम्पियर।
ऑप्शन के हिसाब से 1 मिली एम्पियर लिख सकता है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए थर्मोकपल मीटर आर एसी मीटर दैट रिस्पॉन्ड टू द ऑफ अ सिग्नल। जो थर्मोकपल मीटर होते हैं वो किस टाइप के सिग्नल, किस टाइप का सिग्नल देता है? तो देखिए, ऑप्शन है एवरेज वैल्यू, ऑप्शन बी आरएमएस वैल्यू, ऑप्शन सी इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ऑप्शन डी पीक वैल्यू। तो देखिए, जो थर्मोकपल मीटर होता है वो एसी की आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है। तो अभी चलते हैं हम थर्मोकपल, सबसे पहले हम पढ़ेंगे थर्मोकपल होता क्या है। देखिए, जो थर्मोकपल मीटर में होता है, दो डिसिमिलर मटेरियल के जो वायर होते हैं उसे कनेक्ट करके उसमें जो टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट कराए जाते हैं, और जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा उसके प्रोपोर्शनल में इसमें एक वोल्टेज जनरेट हो जाएगी। तो और इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो होता है सीबेक इफेक्ट। सीबेक इफेक्ट। तो जो थर्मोकपल टाइप्स मीटर होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे देखिए, ये एसी डीसी दोनों को मेजर कर लेता है, और रेडियो फ्रिक्वेंसी मिनिमम मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, और हाई टेम्परेचर 82 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर तक सही से वर्क कर सकता है। तो ये एज अ इंसुलेटर यूज होगा। तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। A two value capacitor run motor start with a capacitor and run with a capacitor। देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो टू वैल्यू कैपेसिटर से चलने वाली जो मोटर होती है, तो उसमें स्टार्टिंग में कैपेसिटेंस और रनिंग कंडीशन में कैपेसिटेंस कैसा होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टू टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर के बारे में। तो देखिए, ये हो गई मेन वाइंडिंग, ये इसमें रोटर, और ये स्टार्टिंग वाइंड है जिसे हम स्टार्टिंग के लिए यूज करते हैं, क्योंकि जो सिंगल फेज मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्ट तो नहीं होती है। अब देखिए, ये स्विच है, ये कैपेसिटर है, और ये कुछ ऐसा है। अब देखिए, ये हमारी मेन वाइंडिंग, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग, और स्टार्टिंग वाइंडिंग में ये दो कैपेसिटर लगे हुए होते हैं, और ये एक स्विच है। तो देखिए, ये जो कैपेसिटर है इसका यूज सिर्फ स्टार्टिंग के टाइम पे होता है, और ये इसका जो कैपेसिटेंस होता है वो हाई होता है। और जो कैपेसिटर सिर्फ स्टार्टिंग के लिए यूज होता है वो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक टाइप का, इलेक्ट्रोलाइटिक। और ये वाला जो कैपेसिटर होगा ये पूरे ऑपरेशन के दौरान सर्किट में बना होगा। ये लो वैल्यू कैपेसिटर होता है, और इसे हम एज अ पेपर कैपेसिटर यूज करते हैं, पेपर कैपेसिटर। तो देखिए, जब स्टार्टिंग की कंडीशन होती है तब ये दोनों कैपेसिटर सर्किट में होते हैं, इसलिए स्टार्टिंग की कंडीशन में तो कैपेसिटेंस हाई होता है। लेकिन अब देखिए, जैसे जैसे ये 70 to 80% अपनी स्पीड अचीव कर लेता है, तो ये वाला जो स्विच होता है ये ओपन हो जाता है, और ये वाला कैपेसिटर कट ऑफ हो जाता है। तो अब सर्किट में सिर्फ ये वाला कैपेसिटर रहता है। तो इसलिए जो स्टार्टिंग कंडीशन होती है उसमें कैपेसिटेंस लो होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। फाइंड आरएमएस वैल्यू ऑफ गिवन करंट वेवफॉर्म। तो जो हमें वेवफॉर्म दी हुई है इसमें हमें आरएमएस वैल्यू मेजर करनी है। तो देखिए, यहाँ पे जो दी हुई है ये हमें ट्रायंगुलर वेव दी है। तो ट्रायंगुलर वेव का जो आरएमएस के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई मैक्सिमम अपॉन √3। आई मैक्सिमम का मान दे रखे 50/√3। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। For the non-inverting amplifier as shown, find the closed loop voltage gain।
अब इस क्वेश्चन में देखिए आप, A इक्वल्स टू होता है V आउट अपॉन V इन, मतलब ये A है गेन हमारा, आउट अपॉन इनपुट वोल्टेज गेन है। तो देखिए ये हमें निकालना है यहाँ पे V इन, ये हो जाएगा 10 अपॉन A की वैल्यू 10/4, 10 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 1 मिली वोल्ट। अब देखिए क्योंकि ये जो इनपुट है इसकी वैल्यू बहुत कम है, तो इसको हम एनालाइज कर लेते हैं कि ये 0 है। अब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। अब देखिए जो V इनपुट होता है वो है V इन माइनस V इन 2, ये देखिए ये वाला। अब देखिए अब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो V इन इक्वल्स टू V आउट बाई A हो जाएगा इस वाले फॉर्मूला से। तो मैं इसे लिख लूंगी V इन 2 इक्वल्स टू V आउट बाई A, और ये हो जाएगा V आउट बाई इंफिनिटी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। अब देखिए ये हमें आ गया 0। तो अब हम इस वाले में केसीएल लगाएंगे, इस वाले में हम केसीएल लगाएंगे। तो अब देखिए 1 VP माइनस 0 अपॉन 1 10K प्लस 1 VP माइनस V0 अपॉन 100K इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये सॉल्व करके, ये देखिए ये एलसीएम लेके ये ऊपर 10 VP आ जाएगा प्लस यहाँ पे आ जाएगा ये 1 VPP, और ये माइनस V0 अपॉन 100 इक्वल्स टू 0। तो देखिए ये हो जाएगा 11 VPP। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ये सारी क्वांटिटी को मेजर कर लेता है। फॉर एन ABCD पैरामीटर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट। जो ट्रांसमिशन लाइन होती है जिसके पैरामीटर ABCD है उसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ट्रांसमिशन, देखिए ट्रांसमिशन लाइन की जो रेसिप्रोकल कंडीशन होती है, रेसिप्रोकल के लिए कंडीशन होती है वो होती है AD माइनस BC इक्वल्स टू 1। अब देखिए इससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि रेसिप्रोकल होता क्या है। देखिए माना ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, और ये एक ट्रांसमिशन लाइन है। अब देखिए अगर हमने A से और B की तरफ इलेक्ट्रिसिटी सेंड करी, A से B के लिए, तो हमें जो जो लाइन पैरामीटर्स मिलते हैं, लाइन पैरामीटर मतलब हो गया कि रेजिस्टेंस हो गया, रिएक्टेंस हो गया, एक्टिव पावर हो गई, रिएक्टिव पावर हो गई, तो जो जो हमें पैरामीटर तब मिलते हैं जब यहाँ से हम भेज रहे हैं। अगर हमें वही पैरामीटर तब मिले जब हम बी से ए की तरफ को इलेक्ट्रिसिटी को भेज रहे हैं, जब हम बी से ए की तरफ भेज रहे हैं तब भी अगर ये सेम मिलते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये लाइन रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल। अब दूसरी कंडीशन होती है सिमेट्रिकल की। सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल के लिए होता है A इक्वल्स टू B। अब देखिए सिमेट्रिकल में क्या होता है, ये देखिए A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये ट्रांसमिशन लाइन है। तो जब हम इस लाइन को बीचों बीच से काट दें, मतलब काट दे का मतलब ये है कि बीचों बीच से इसके दो पार्ट कर दें, तो मतलब ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज होना चाहिए। यहाँ पे मिरर मिरर इमेज बोलने का मतलब ये है कि इस तरफ जो भी पैरामीटर्स होते हैं वो बराबर हो जाएंगे इस तरफ के पैरामीटर का, मतलब यहाँ से इधर की वैल्यू और यहाँ से इधर की वैल्यू दोनों बराबर होनी चाहिए। तो ये हो जाती है, तब ये लाइन हमारे सिमेट्रिकल हो जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, AD माइनस BC इक्वल्स टू 1।
विच ऑफ द फॉलोइंग टॉर्क इज नॉट एसोसिएट विद अ सिंक्रोनस मोटर। निम्न में से कौन सा टॉर्क सिंक्रोनस मोटर में नहीं होता? देखिए, ऑप्शन ए पुल आउट टॉर्क, ऑप्शन बी ब्रेक डाउन टॉर्क, ऑप्शन सी पुल इन टॉर्क, ऑप्शन डी रनिंग टॉर्क। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे पुल आउट टॉर्क। तो देखिए, ये सिंक्रोनस मोटर का वो मैक्सिमम टॉर्क होता है जो विदाउट सिंक्रोनिज्म को पुल आउट किए हुए सिंक्रोनस मोटर डेवलप कर लेता है। और पुल इन टॉर्क होता है वो मिनिमम टॉर्क जो किसी सिंक्रोनस मोटर को पुल इन करने के के लिए जरूरी होता है। ठीक। और जो रनिंग टॉर्क होता है, जो सिंक्रोनस मोटर रनिंग कंडीशन में जो टॉर्क इंड्यूस करती है उसे रनिंग टॉर्क कहता है, लेकिन ये ब्रेक डाउन टॉर्क सिंक्रोनस मोटर में यूज नहीं होता। फॉर मैग्नेटिकली आइसोलेटेड कॉइल द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज। तो देखिए, चुंबकीय रूप से पृथक कॉइल के लिए जो युग्मन गुणांक होता है उसका मान क्या होता है? तो देखिए, जो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग होता है, ऑफ कपलिंग, इसे हम k से डिनोट करते हैं। अब देखिए, अगर इस k की वैल्यू 0 है, इसका मतलब नो कपलिंग। k इक्वल्स टू 1 है तो इसका मतलब हो जाता है आइडियल कपलिंग। अगर k ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब होता है टाइट कपलिंग। और अगर k लेस देन 1 होता है इसका मतलब होता है लूज कपलिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि आइसोलेटेड है, मतलब कोई कपलिंग है ही नहीं, इसलिए के का मान 0 हो जाएगा। 3 resistor, each one with a resistor of 27 ohm are connected in delta formation. If delta to star conversion is performed, each resistance will be changed to। देखिए, हमें दिया हुआ है कि 3 रेजिस्टेंस 27 ओम के डेल्टा कनेक्टेड है। अगर इस डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर दिया जाए तो प्रत्येक रेजिस्टेंस कितने में बदल जाएगा? तो जब हम डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, अगर डेल्टा में आर दिया हुआ है तो स्टार में कन्वर्ट करने के बाद ये आर बाई 3 हो जाएगा। लेकिन जब हम कैपेसिटर को कनेक्ट कर रहे होते हैं तो कैपेसिटर स्टार में 3 टाइम्स हो जाता है। और जब स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर रहे होते हैं और अगर आर दिया हुआ है स्टार में, तो ये डेल्टा में हो जाएगा 3R। और सेम कैपेसिटर इसका उल्टा हो जाएगा C/3। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन फॉलो होगी। स्टार में R/3, तो ये 9 हो जाएगा। लॉन्ग स्ट्रेट circular conductor placed in air is carrying current of 250 ampere. Find the magnetic force at a distance of 5 centimeter from the conductor। तो देखिए, जो H होता है इंटेंसिटी, वो होता है Ni/L, या फिर हम इसी को Ni/2πr लिख सकते हैं। अब देखिए, ये सर्कुलर कंडक्टर है, एक सर्कुलर कंडक्टर है, मतलब ये जो N दिया हुआ है ये यहाँ पे एक हो जाएगा। तो और I दी हुई हमें 250 बटे 2 पाई, और ये देखिए R का मान दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 5, यहाँ पे 10⁻⁻²। अभी देखिए, ये हो जाएगा 250 और ये 10⁻², पर जाके 10⁻² हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10 पाई। अब देखिए, इस 10 से ये कट गया तो ये बच जाएगा 2500 प्लस अपॉन पाई एम्पियर टन पर मीटर। तो ये ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका।
हाउ मेनी पैरेलल पाथ आर देयर इन 6 पोल सिंप्लेक्स लैप बाउंड डीसी मशीन। एक एक 6 पोल जो सिंप्लेक्स लैप बाउंड डीसी मशीन है उसमें हमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ बताने। तो ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 3। तो देखिए जो लैप बाउंड होता है, लैप बाउंड डीसी मशीन होती है, उसमें जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं वो होता है नंबर बराबर नंबर ऑफ पोल्स। तो यहाँ पे हो जाएगा 6। और जो वेव बाउंड होता है उसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल्स टू 2 होता है। तो यहाँ पे लेफ्ट बाउंड दिया हुआ है तो ये 6 हो जाएगा, ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ इन अ गुड हीटिंग एलिमेंट। एक अच्छे जो हीटिंग एलिमेंट होता है उसकी एक डिजायरेबल प्रॉपर्टी नहीं है। तो देखिए ऑप्शन है हाई ऑक्सीडाइजिंग टेम्परेचर, ये तो होता है। हाई डक्टिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये भी होता है। हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये भी होता है। लेकिन ये हाई टेम्परेचर कॉफिशिएंट नहीं होता है। एक अच्छे हीटिंग एलिमेंट के लिए ये टेम्परेचर कॉफिशिएंट लो होना चाहिए। स्टार्टिंग करंट ऑफ स्ट्रेट टाइप रिपल्शन मोटर इज अबाउट इट्स फुल लोड वैल्यू। देखिए जो रिपल्शन मोटर होता है ये एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है। इंडक्शन मोटर तो जो इसकी स्टार्टिंग करंट होती है ये 3 to 4 टाइम ऑफ फुल लोड करंट होती है। A voltage source and two resistors are connected in parallel. As in given circuit, suppose that Vs equals to 150. Then find value of I1 and I2. देखिए ये दो रेजिस्टर दिए हुए हैं और इसके पैरेलल में ये वोल्टेज दिया हुआ है। मतलब ये वोल्टेज है इन दोनों के ही अक्रॉस में, तो इन दोनों के अक्रॉस में वोल्टेज सेम होगा। ये वोल्टेज दिया हुआ हमें 150, इस रेजिस्टेंस का मान दिया हुआ है 50, इसका दिया हुआ है 25। अब देखिए इसका मतलब ये हो जाता है ये वोल्टेज डायरेक्ट यहाँ पे है, तो जो I1 होगा यहाँ पे 150/50 3 हो जाएगी डाउनवर्ड। और अब देखिए यहाँ पे हो जाएगी 150/25 6। अब देखिए अगर ये करंट डाउनवर्ड होती तब तो ये 6 होती, लेकिन I2 की डायरेक्शन पहले ही अपवर्ड दी हुई है, मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा -6 एम्पियर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट है। In which of following lightning system more than 90% of total light flux is made to fall directly on the working place? निम्न में से किस प्रकाश व्यवस्था में कुल प्रकाश प्रभाव का 90% से अधिक सीधे काम करने वाले सरफेस पे पड़ता है? ऑप्शन ए सेमी इनडायरेक्ट लाइटनिंग, डायरेक्ट लाइटनिंग, सी इनडायरेक्ट लाइटनिंग और ऑप्शन डी जनरल डिफ्यूजन लाइटनिंग। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी सबसे सूटेबल है, डायरेक्ट लाइटनिंग यूज होता है। देखिए अब यहाँ देखिए आप ये जो डायरेक्ट लाइटनिंग होता है इसका 90 से 100% पूरा ही हम अपने वर्क प्लेस पर यूज कर लेते हैं। वर्क प्लेस अब देखिए जो हम प्रिसीजन वाले काम में जैसे हमें पढ़ाई करने के लिए या फिर लेबोरेटरी या फिर किचन वगैरह में हमें जो यूज करना होता है डायरेक्ट लाइटनिंग यूज होता है। ये लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती, सीधे वर्क प्लेस पे पड़ती है। अब ये देखिए इनडायरेक्ट लाइटनिंग, इसका जो ये जो भी लाइट आती है ये पूरी रिफ्लेक्ट हो जाती है। रिफ्लेक्ट हो जाती है वॉल और सीलिंग के लिए, और इसका केवल लेस देन 10% ही हमें वर्क प्लेस पे मिलता है। इसका यूज डेकोरेटिव पर्पस के लिए होता है, डेकोरेटिव पर्पस के लिए। अब देखिए जो सेमी डायरेक्ट लाइटनिंग होती है
ये होती है कुछ, इनका कुछ परसेंट हमें वर्क प्लेस पे मिलता है, बाकी ये इतना ये रिफ्लेक्ट होकर वॉल और सीलिंग की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाता है। अब देखिए सेमी इनडायरेक्ट, इसका मैक्सिमम पार्ट तो रिफ्लेक्ट ही होता है, बस कुछ पार्ट ही इसका हमें डाउनवर्ड मिलता है, लगभग 10% से 40% के बीच हमें डाउनवर्ड मिलता है। बाकी ये वाला पार्ट इसका सीलिंग और वॉल की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाता है। द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू अ पैरेलल कनेक्शन ऑफ 20 ohm and 60 ohm resistor is 40 ampere. What will be the current flowing through the 60 ohm resistor? तो देखिए यहाँ पे कनेक्शन दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि 20 ओम और 60 ओम पैरेलल में दिए हुए हैं, और अगर इनमें जो टोटल करंट है वो 40 है, तो इंडिविजुअल इस वाले में करंट कितनी होगी? तो हम यहाँ पे करंट डाइवर्जन का रूल लगाएंगे, I60 हो जाएगा टोटल करंट इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। कलर चेंज कर लेते हैं हम। देखिए अब टोटल करंट दी हुई है 40 इंटू अपोजिट करंट हो गई 20 और टोटल करंट हो गई 80। तो ये देखिए इससे कट के 2 बार और इससे ये कट जाएगा 10 बार, तो ये हो जाएगा 10 एम्पियर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप कैन नॉट बी यूज्ड टू मेजर। तो देखिए जो सीआरओ होता है वो इनमें से कौन सी क्वांटिटी को मेजर नहीं कर सकता? ऑप्शन ए फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी पावर, ऑप्शन सी फेज डिफरेंस, ऑप्शन डी वोल्टेज। तो देखिए जो सीआरओ होता है वो फ्रीक्वेंसी को भी मेजर कर लेता है, फेज शिफ्ट को कर लेता है, वोल्टेज को कर लेता है, लेकिन पावर को मेजर नहीं कर सकता, क्योंकि पावर होती है नॉन लीनियर क्वांटिटी, इसलिए ये पावर को सीधे मेजर नहीं कर सकता। मतलब अगर हमें पावर फाइंड आउट करनी होगी तो हम वोल्ट वो वोल्ट को और एम्पियर को कैल से हमें कैलकुलेट करके पावर निकालनी होगी, डायरेक्ट ये पावर को मेजर नहीं कर पाएगा। अब देखिए जो सीआरओ होता है वो एक लीनियर इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए ये नॉन लीनियर को मेजर नहीं कर सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर इक्वलेंट फॉर द फॉलोइंग सर्किट। इस सर्किट में हमें आर इक्वलेंट की वैल्यू मेजर करनी है। तो देखिए सबसे पहले से सिंप्लीफाइड करने के लिए ये दोनों पैरेलल में हो गए, तो 6 पैरेलल 3 को सॉल्व करके आ जाएगा 2 ओम। फिर ये 2 ओम इस 2 ओम के साथ सीरीज में हो जाएगा, तो ये 2 + 2 हो जाएगा 4 ओम। तो अब ये सर्किट सिंप्लीफाइड करके हो जाएगा 4 ओम और ये 5 1 6 ओम। यहाँ पे है 4 ओम, यहाँ पे 8 ओम। अब देखिए ये 6 और ये 4 पैरेलल में, तो ये देखिए इसका इक्विवेलेंट निकल जाएगा। देखिए हम जैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे सम कर देंगे इनका, तो 6 चौको 24 बटे 10, ये हो जाएगा 2.4। अब ये 2.4 और ये 4 और ये 8 सीरीज में हो जाएंगे, तो 2.4 + 4 + 8 सीरीज में सीधे जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा सॉल्व करके 14 + 4 ओम। यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। As per recommendation of electrical standard, the maximum number of point of light fan and 5 ampere socket outlet that can connect and accommodate in one circuit.
तो देखिए जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल होता है उसके अकॉर्डिंग जो लाइट लोड सर्किट होता है उसमें जो नंबर ऑफ सॉकेट आउटलेट मैक्सिमम हम कनेक्ट कर सकते हैं वो होता है 10 और मैक्सिमम पावर होती है 800 वॉट। और जो पावर लोड सर्किट होता है उसमें नंबर ऑफ आउटलेट होता है 2 और मैक्सिमम पावर हो जाएगी 3000 वॉट। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा 10 सॉकेट आउटलेट। A special case of non-inverting amplifier in which all the output voltage is feedback to the inverting input of the op amp is called। तो ऑप्शन ए है इंटीग्रेटर, ऑप्शन बी वोल्टेज फॉलोवर, ऑप्शन सी डिफरेंशिएटर, ऑप्शन डी लॉगरिदमिक एम्पलीफायर। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी राइट होगा, ये होगा एक वोल्टेज फॉलोवर। देखिए वोल्टेज फॉलोवर होता है एक टाइप का ये बफर एम्पलीफायर होता है। बफर एम्पलीफायर का मतलब ये हो जाता है कि इसका जो एम्पलीफिकेशन होता है या गेन होता है ये यूनिटी होगा। इस वोल्टेज जो फॉलोवर का यूज होता है वो होता है हाई इम्पीडेंस सर्किट को लो इम्पीडेंस सर्किट में कनेक्ट करना, लो इम्पीडेंस सर्किट। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Choose the incorrect statement with respect to the use of electric transducer। इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर के उपयोग के संबंध में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। देखिए ऑप्शन ए है इलेक्ट्रिकल एम्पलीफिकेशन एटेन्यूएशन कैन इजीली डन, ये तो राइट है। द आउटपुट कैन बी इंडिकेट एंड रिकॉर्ड रिमोट एट डिस्टेंस फ्रॉम सेंसिंग मीडियम, ये भी सही है। और इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन इज मिनिमाइज्ड, ये भी सही है। मास ऑफ इनर्शिया आर मैक्सिमाइज्ड, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये जो मास इनर्शिया इफेक्ट है ये यहाँ पे मिनिमम होना चाहिए। आइडेंटिफाई द डिवाइस इन फॉलोइंग सिंबल। देखिए ऑप्शन ए है फोटो डायोड, ऑप्शन बी वेक्टर डायोड, ऑप्शन सी जेनर डायोड, ऑप्शन डी टनल डायोड। तो देखिए अभी पहले हम इनके सिंबल देख लेते हैं। फोटो डायोड का होता है जेनर डायोड का होता है ये पी और एन, और टनल डायोड का होता है तो यहाँ पे ये वाला हो जाएगा, ये वेक्टर डायोड का है। अब देखिए वेक्टर डायोड में ये दिया हुआ है यहाँ पे, ये एक जो ये वेरिएबल वेक्टर डायोड है इसे हम वेरिएबल कैपेसिटेंस या वोल्टा डायोड भी लिखते हैं। क्योंकि देखिए जो ये इसका जो कैपेसिटेंस होता है ना ये डायरेक्टली अफेक्टेड होता है इसके एक्सटर्नल रिवर्स वोल्टेज के। रिवर्स वोल्टेज इसका मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे हम वोल्टेज को चेंज करेंगे, वोल्टेज को हम जैसे जैसे चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे इसका कैपेसिटेंस भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी राइट है। Which of the following unit required a boiler, a superheater, an economizer, and an air preheater? तो ऑप्शन ए है cool and air handling unit, ऑप्शन बी cooling unit, ऑप्शन सी turbine and alternating unit, ऑप्शन डी steam generating plant। तो देखिए ये जो सारे हैं
ये यूनिट्स होती हैं स्टीम जनरेटिंग प्लांट की। इसके अलावा ये कोल एंड एज हैंडलिंग प्लांट, कूलिंग यूनिट और टरबाइन एंड अल्टरनेटिंग यूनिट भी स्टीम पावर प्लांट के ही यूनिट्स होती हैं। देखिए स्टीम पावर प्लांट में कोल को हीट करके वाटर को हीट अप किया जाता है और हीट अप करके इसे स्टीम में कन्वर्ट करते हैं और इस स्टीम से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंड्यूस करते हैं। तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following connection in a three-phase transformer is called open delta connection? जो थ्री फेज ट्रांसफार्मर में किस कनेक्शन को ओपन डेल्टा कनेक्शन कहा जाता है? ऑप्शन ए डेल्टा स्टार, ऑप्शन बी स्टार स्टार, ऑप्शन सी डेल्टा डेल्टा, ऑप्शन डी वीवी। तो देखिए ये जो वीवी कनेक्शन होता है इसे ओपन डेल्टा कनेक्शन कहता है। इसमें जैसे थ्री फेज डेल्टा होता है, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन, अगर इसमें एक वाइंडिंग मतलब एक फेज अगर ओपन हो जाए तो ये एक ओपन डेल्टा कनेक्शन की तरह वर्क करता है। अब देखिए जो ओपन डेल्टा कनेक्शन में जो ओपन डेल्टा की रेटिंग होती है ना, वो होती है 57.7% ऑफ डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। और जब इसकी एक वाइंडिंग ओपन हो जाए और ये ओपन डेल्टा की तरह वर्क करे तो जो इसके वाइंडिंग में ओवरलोड हो जाएगा, ओवरलोड इन ओपन डेल्टा कनेक्शन, ये हो जाएगा 73.2% ऑफ डेल्टा डेल्टा ट्रांसफॉर्मर। तो ये ऑप्शन डी है। रिलक्टेंस मोटर इज बेसिकली, रिलक्टेंस मोटर मूल रूप से होती है ऑप्शन ए डीसी शंट मोटर, ऑप्शन बी ए सर्वो मोटर, ऑप्शन सी एडीसी सीरीज मोटर। तो देखिए जो रिलक्टेंस मोटर होती है वो एक एसी सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर है। देखिए बेसिकली ये इसका कंस्ट्रक्शन एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तरह होता है। इसका मतलब ये है कि जो इसकी स्टेटर में होता है इसमें दो वाइंडिंग होती हैं, दो वाइंडिंग, एक मेन हो जाएगी और एक स्टार्टिंग। मतलब ये एक इंडक्शन मोटर की तरह तो स्टार्ट होता है और जब इसमें 70 to 75% अचीव कर लेता है तो इसमें एक रिलक्टेंस टॉर्क इंड्यूस हो जाता है जिसके बाद ये एक सिंक्रोनस स्पीड पे रन करने लग जाता है। तो इसका ऑप्शन सी राइट है। 1 लक्स इज इक्वल्स टू, देखिए 1 लक्स होता है 1 लूमेन पर मीटर स्क्वायर और ये एसआई यूनिट है इल्यूमिनेंस की। Which of the following task is the first step of procedure of any material? देखिए अगर हमें किसी भी सामग्री की खरीदारी करनी है तो इसका पहला स्टेप क्या होगा? ऑप्शन ए रिलीज ऑफ पेमेंट, ऑप्शन बी रिक्विजिशन, ऑप्शन सी परचेज ऑर्डर, ऑप्शन डी इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल। अब देखिए अगर हमें कोई भी चीज चाहिए होगी तो सबसे पहले हम उसकी डिमांड करेंगे, डिमांड, उसके बाद हम मटेरियल का इंस्पेक्शन करेंगे जहां भी हमें लेना है पहले, फिर हम उसका इंस्पेक्शन करेंगे, फिर हम उसके लिए एक परचेज ऑर्डर तैयार करेंगे और लास्ट में हम उसके लिए पेमेंट रिलीज करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट है। सबसे पहले हम उसके लिए मांग करेंगे। पीएनपी एंड एनपीएन आर टाइप ऑफ, तो देखिए ऑप्शन ए थायरिस्टर्स, ऑप्शन बी डायोड्स, ऑप्शन सी एफईटीज, ऑप्शन डी ट्रांजिस्टर। तो जो एनपीएन और पीएनपी होता है ये एन ट्रांजिस्टर के टाइप्स हैं। इसमें देखिए एमिटर, बेस और कलेक्टर। देखिए जो एनपीएन होता है
उसमें एमिटर बना होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर का, बेस होता है पी टाइप का, और कलेक्टर होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर का। और पीएनपी में एमिटर होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, बेस होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, और कलेक्टर होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। In the Carnot system of electrical traction, a supply from substation is backed up by the locomotive through। जो कार्नो सिस्टम होता है उसमें जो सप्लाई होता है उसकी वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी हमें बतानी है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो कार्नो सिस्टम होता है इसमें होता है 16 केवी और 50 हर्ट्ज। देखिए बेसिकली जो कार्नो सिस्टम होता है उसे ट्रैक्शन में यूज करते हैं सिंगल फेज को 3 फेज में कन्वर्ट करने के लिए। अब देखिए कार्नो सिस्टम में होगा क्या कि जो ये 16 केवी और 50 हर्ट्ज की सप्लाई होगी उसे एक सिंगल वायर के थ्रू हम सप्लाई देंगे, और फिर जो ट्रैक्शन मोटर में लगी हुई जो फेज चेंजर होता है, फेज चेंजर वो सेम फ्रीक्वेंसी मतलब 50 हर्ट्ज पर ही इसे 3 फेज में कन्वर्ट कर देगी, और ये 3 फेज मोटर की तरह वर्क करने लग जाएगी। चलो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। An instrument used to measure a quantity at different time instant, and the expected value of the quantity are to be same. However, the measured value are different. A set of 5 measurements that were recorded at different time instant are 98, 101, 99, 100, 102. Find the precision value of third measurement। देखिए प्रिसीजन का जो मीनिंग होता है वो होता है कि हम जो जितनी भी बार हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं उसमें हम जो हमारी जो क्वांटिटी मेजर हो रही है उसमें कितनी क्लोजनेस है। क्लोजनेस का मतलब होता है, तो अब यहाँ पे देखिए 98, 101, 99, 100, 102, इसमें से जो एवरेज मेजर्ड है वो है 100। इसको हम मीन मेजरमेंट भी कह सकते हैं। तो ये तीसरा है, इसके लिए हमें हमें बतानी है प्रिसीजन। तो 99 बाई 100, तो ये हो जाएगा 0.99। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ड्यूरिंग द शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ सिंक्रोनस मशीन विच ऑफ द फॉलोइंग आर अकाउंट फॉर इन शॉर्ट सर्किट टेस्ट लॉस। तो देखिए ऑप्शन ए आई स्क्वायर आर लॉस इन आर्मेचर वाइंडिंग ड्यू टू फ्लो ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट, ये भी हो जाएगा। और लोकल कोर लॉस कॉज्ड बाय आर्मेचर लीकेज फ्लक्स, ये भी सही हो जाएगा। कोर लॉस ड्यू टू रिजल्टेंट एयर फ्लक्स, ये भी सही है। ऑप्शन डी विंडेज एंड फ्रिक्शन लॉसेस, तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, सब सही है यहाँ पे। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी इज, अब देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी को हम डिनोट करते हैं इससे, और इसका फॉर्मूला होता है एन आई अपॉन एल या फिर एन आई अपॉन 2πr। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर टन पर मीटर, और इसकी एक और यूनिट होती है गिलबर्ट। यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इन डीसी जनरेटर ब्रश आर मेड ऑफ, डीसी जनरेटर में ब्रश बने होते हैं। तो ऑप्शन ए कॉपर के, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम के, ऑप्शन सी कार्बन के, ऑप्शन डी लेमिनेटेड स्टील के। तो देखिए जो ब्रशेस बने होते हैं वो बने होते हैं कार्बन और ग्रेफाइट के, लेकिन जो डीसी मशीन में कम्यूटेटर में जो वाइब्रेशन होता है और फ्रिक्शन होता है उसको मिनिमम करने के लिए हम ब्रशेस को कार्बन का बनाते हैं। और अब कार्बन कार्बन ब्रशेस का काम होता क्या है
कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसको आउटपुट पर कलेक्ट करना, ये होता है कार्बन ब्रश का काम। Which of the machine given in the option has a sketch phasor diagram at time of starting? और B है at time of running condition where the current is auxiliary winding IM and secondary is IS। तो देखिए हमें बताना है कि इनमें से कौन सी मोटर का ये फेजर डायग्राम है जिसका, ये देखिए यहाँ पे जो ये ए है ये स्टार्टिंग के टाइम पे है और ये रनिंग के टाइम पे है। अब देखिए अल्फा का मान 90 डिग्री मतलब प्योर कैपेसिटर, और लेस देन 90 डिग्री मतलब कैपेसिटेंस की वैल्यू कम होगा इसमें, और रनिंग में कैपेसिटेंस की वैल्यू ज्यादा है। तो मतलब ये है एक सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट रन इंडक्शन मोटर। Consider the following statement regarding aluminum conductor steel reinforced ACSR conduct is in transmission line, state whether these statement are true or false। ट्रांसमिशन लाइन में जो ACSR कंडक्टर होता है उनके लिए जो दिए हुए स्टेटमेंट है उनमें से सही और गलत कौन कौन से हैं। तो देखिए इट इज cheaper than कॉपर कंडक्टर ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस, ये सही है। कोरोना लॉस आर रिड्यूस्ड इट इन it because of the larger diameter of conductor, ये भी सही है। It has lesser mechanical strength, so it need more support for particular length of transmission line। देखिए ये गलत हो जाएगा। ACSR की जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है वो हाई होता है, तो ट्रू ट्रू फॉल्स ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन सी राइट होगा, ट्रू ट्रू फॉल्स। A hybrid VR stepping motor has 8 main pole which have been casted to have 5 teeth each. If the rotor has 50 teeth, calculate the stepping angle। तो देखिए stepping angle अल्फा होता है NR minus NS into NR into NS into 360। अब देखिए NR होता है नंबर ऑफ रोटर टीथ। अब ये नंबर ऑफ रोटर टीथ होते हैं यहाँ पे 50, और NS है नंबर ऑफ स्टेटर टीथ जो यहाँ पे दिए हुए हैं पोल, और पर पोल पे है 5 टीथ, तो 8 इंटू 5 ये हो गया 40। तो यहाँ पे आ जाएगा 50 माइनस 40 बटे 50 इंटू 40 इंटू 360 डिग्री, तो ये हो जाएगा 10 2000 इंटू 360, और ये सॉल्व करके आ जाएगा 1.8 डिग्री। यहाँ पे स्टेप एंगल आ जाएगा 1.8 डिग्री। The angular velocity of sinusoidal voltage is given as 200 pi radian per second. Find the frequency। देखिए ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2 पाई एफ, ओमेगा दे रखा है मुझे और मुझे निकालनी है फ्रीक्वेंसी, तो एफ इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। ओमेगा का मान है 2 पाई, सॉरी 200 पाई अपॉन 2 पाई, तो ये हो जाएगा 100 हर्ट्ज। ऑप्शन सी। In a factory, a three-phase 4 kV 4 4 kVA
400 के for 4 kV or 400 kVA synchronous machine is installed along with other induction motor. The following are the load on machine. लोड है, एक इंडक्शन मोटर है 500 केवीए और 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग, और दूसरा है सिंक्रोनस मोटर 300 केवीए यूनिटी पावर फैक्टर। तो मुझे इसका ओवरऑल पावर फैक्टर निकालना है। देखिए, सबसे पहले मैं ड्रॉ करती हूँ पावर ट्रायंगल। देखिए यहाँ पे है रिएक्टिव पावर, इसको लिखते हैं वी आई, ये है रियल पावर, इसे इंडिकेट करते हैं हम P से। ये होता है वी आई कॉस फाई। इसके बाद आता है ये एपरेंट पावर, ये होता है एस से डिनोट, ये होता है वी आई। ठीक, अब देखिए जो एस होता है एपरेंट पावर, वो होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और जो कॉस फाई होता है वो होता है एक्टिव पावर अपॉन एपरेंट पावर। तो अब हम पहले चलते हैं पहली कंडीशन पे। इंडक्शन मोटर का यहाँ पे दे रखा है पावर 500 केवीए, ये एपरेंट पावर दे रखी है हमें, ये है एस, और पावर फैक्टर कॉस फाई दे रखा 0.8। अभी देखिए, सबसे पहले मुझे इसकी पी निकालनी है, एक्टिव पावर। तो एक्टिव पावर होती है इंटू कॉस फाई, तो ये हो जाएगा 500 इंटू 0.8, ये हो जाएगा 400। और उसके बाद निकालें इसकी रिएक्टिव पावर, तो वो हो जाएगा 500 इंटू 0.6, क्योंकि देखो अगर cos फाई दे रखे 0.8 तो इसका sin फाई तो हो जाएगा 0.6, ये आ जाएगा 300। अब सेकंड कंडीशन है, यहाँ दे रखा केवीए रेटिंग दे रखी है 300, तो इसकी जो एक्टिव पावर हो जाएगी वी आई कॉस फाई की वैल्यू 1, तो ये सीधे आ जाएगा 300 केवीए, 300 केवीए। और जो इसकी रिएक्टिव पावर हो जाएगी वो हो जाएगी 0। अब इनको सम करते हैं, तो देखिए जो P है वो है 400 प्लस 300, ये हो गई 700, और Q है ये है 300। अब देखिए S होता है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, तो P दे रखी मुझे ये अंडर रूट 700 का स्क्वायर प्लस Q दे रखी 300 का स्क्वायर। इसका इसे सॉल्व करके आ जाएगा 100 अंडर रूट 58। ठीक, इसके बाद देखिए टोटल पावर दे रखी मुझे 700, और कॉस फाई निकालते हैं P बाई एस। तो देखिए 700 बटे 100 अंडर रूट 58, तो इसे मैं 7 अंडर रूट 58 लिखूंगी, और ये होगा क्योंकि यहाँ पे एक इंडक्शन मोटर है तो ये लैगिंग हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट। Which of following diode is also known as volta cap or variable voltage variable capacitor diode? निम्न में से कौन सा डायोड वोल्टा कैप या वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटर डायोड के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए शॉटकी डायोड, ऑप्शन बी गन डायोड, ऑप्शन सी वैरेक्टर डायोड, ऑप्शन डी स्टेप रिकवरी डायोड। तो देखिए यहाँ पे वैरेक्टर डायोड को वोल्टा कैप या वेरिएबल कैपेसिटर डायोड कहते हैं। ये क्वेश्चन हमने इसी सीरीज में पहले पढ़ लिया है। देखिए इसका सिंबल भी ये होता है, इसमें जो वोल्टेज होता है रिवर्स वोल्टेज, उसके चेंज करने में कैपेसिटर में चेंज आ जाता है।
If the wiring in a building has 2.4 kilowatt load, what will be the permissible insulation resistance to earth for 240 volt system of supply? तो देखिए हमें एक घर का लोड दिया हुआ है 2.4 किलोवाट और 240 वोल्टेज पे मुझे निकालनी है इसकी इंसुलेशन रेजिस्टेंस। तो देखिए जैसे हमें पता है कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है कि जो वाइंडिंग दो वाइंडिंग होती है उनके बाहर उनके बीच का जो इंसुलेशन होता है जो उनमें लीकेज ना होने दे, तो इसे निकालना है मुझे। तो सबसे पहले मैं निकालूंगी लोड करंट। तो लोड करंट हो जाएगी मेरी 2.4 किलोवाट अपॉन 240 वोल्ट। तो ये सॉल्व करके 10 एम्पियर आ जाएगा। अब देखिए जैसे इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल जो 48 है उसके अकॉर्डिंग होता है कि जो लीकेज करंट है वो 1/5000 टाइम होता है फुल लोड करंट के। तो ये हो जाएगा 10/5000 2 into 10 to the power -3। ठीक। अब देखिए जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो है सप्लाई वोल्टेज अपॉन लीकेज करंट आई लीकेज। तो ये हो जाएगा 240 बटे 2 into 10 to the power -3 और ये सॉल्व करके आ जाएगा 120 into 10 to the power -3 सॉल्व करके आ जाएगा 0.12 मेगा ओम। तो ये ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। Which of the following effect is resultant because of the size of the conductor frequency and specific resistance of conducting material? निम्न में से कौन सा प्रभाव चालक के आकार, आवृत्ति और चालक पदार्थ के कारण होता है? ऑप्शन ए स्केल इफेक्ट, ऑप्शन बी थॉम्पसन इफेक्ट, ऑप्शन सी प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, ऑप्शन डी कोरोना इफेक्ट। तो देखिए ये स्किन इफेक्ट है। स्किन इफेक्ट नॉर्मली एसी में होता है। एसी में जो करंट होती है वो सरफेस से होकर फ्लो होती है। अब बाकी का इंटरनल सरफेस से होकर फ्लो नहीं होती। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगी या फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है स्किन इफेक्ट बढ़ता जाता है। In a steam power plant, blowdown is basically nothing but the wastage of for the boiler। तो स्टीम पावर प्लांट में जो ब्लो डाउन होता है वो किसकी बर्बादी के कारण होता है? तो देखिए जो ब्लो डाउन होता है ये होता है वाटर वेस्टेज। अब देखिए ब्लो डाउन होता क्या है देखता है। अब देखिए जो हम बॉयलर है, बॉयलर में हम वाटर को हीट अप करते हैं। वाटर में हीट अप करते जाते हैं और ये जब इसको जब वेपोराइज किया जाता है तो ये वेपोराइज करके इसके बाद से टरबाइन में फेड कर देता है और इससे इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस होती है। लेकिन क्योंकि जो बॉयलर में जो सॉलिड घुले होते हैं जब इस पानी के साथ घुल जाते हैं वाटर के साथ, इस वाटर के साथ घुल जाएंगे तो अब इसे हीट अप करने के लिए एनर्जी ज्यादा लग जाती है। एनर्जी ज्यादा लगेगी तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी और इसमें लॉसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो इस एनर्जी लॉस को कम करने के लिए इस वाटर को रिलीज करके इसमें नया वाटर फीड कर देते हैं और इस प्रोसेस को ही हम ब्लो डाउन कहते हैं। Alternator can be obtained using zero power factor method। एक अल्टरनेटर में जीरो पावर फैक्टर मेथड का यूज करके हम क्या क्या ज्ञात करते हैं? ऑप्शन ए वोल्टेज रेगुलेशन, ऑप्शन बी सिंक्रोनस इम्पीडेंस, ऑप्शन सी एफिशिएंसी, ऑप्शन डी आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो देखिए जो
जीरो पावर फैक्टर मेथड होता है वो वोल्टेज रेगुलेशन मेथड होता है। वोल्टेज रेगुलेशन की 3 मेथड होते हैं। ईएमएफ मेथड, दूसरा एमएमएफ मेथड, ऑप्शन सी और तीसरा होता है जीरो पावर फैक्टर मेथड। ये सबसे बेस्ट मेथड होता है और इसमें वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू सबसे कम आती है, सबसे कम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following term is associated specifically with nuclear power plant only? तो देखिए ऑप्शन ए है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन और सुपर हीटर। ये तीनों का यूज तो थर्मल पावर प्लांट में होता है, लेकिन जो ये ब्रीडर रिएक्टर है इसका यूज हम करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में। अब देखिए जो ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर होता है इसका काम होता है जो सोडियम होता है ना, सोडियम सॉलिड सोडियम, उसको एज उत्प्रेरक की तरह यूज करके ये उत्प्रेरक की तरह यूज करके ये स्पीड को बूस्ट अप कर देता है, स्पीड को बूस्ट कर देता है। और इस स्पीड को बूस्ट करके जो विखंडन होता है ना उसकी खपत से ज्यादा इसे इंड्यूस कर लेता है। तो ये ब्रीडर रिएक्टर न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होगा। अब देखिए in the given circuit find the current I in the 3 kilo ohm resistor at the time of t equals to 2 सेकेंड। अभी देखिए हमें टाइम इंस्टेंट दी हुई है t equals to 2 सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए इसका मतलब ये है कि जब t equals to 5 सेकेंड हो जाएगा तब ये वाला स्विच क्लोज होगा और जब t equals to 3 सेकेंड हो जाएगा तब ये वाला स्विच ओपन हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि t equals to 2 सेकेंड में केवल ये वाला स्विच क्लोज है, क्योंकि ये तो तब क्लोज होगा जब 5 सेकेंड हो जाएगा। तो क्योंकि केवल ये ही एक क्लोज लूप है तो यहाँ पे करंट हो जाएगा 6/3 किलो ओम, ये हो जाएगा 2 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आज के सेशन में इतना ही था। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू।